कलंगा दुर्ग आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी एक अद्वितीय और रोमांचक कहानी है जो हमें 1814 के शरतकाल में घटी वीर गोरखाओं और मगरूर अंग्रेजों के बीच की ऐतिहासिक लड़ाई की ओर ले जाती है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, एक प्रतिष्ठित लेखक और इतिहासकार, ने इस कहानी के माध्यम से उस बहादुराना संघर्ष और उसकी भूली बिसरी गाथा को जीवंत किया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे केवल 600 गोरखाओं ने अंग्रेजों की विशाल सेना को नाला पानी की घाटियों में रोके रखा? या फिर कैसे बलभद्र सिंह ने अपने छोटे से अस्थायी किले कलंगा दुर्ग में अंग्रेजों को धूल चटाई? इस कहानी के हर मोड़ पर वीरता, त्याग और अदम्य साहस की झलक मिलती है जो आपको रोमांचित कर देगी। तो क्या आप तैयार हैं उस ऐतिहासिक दुर्ग के रहस्यों और वीरता की गाथाओं को जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिनों महत्वाकांक्षी और मगरूर अंग्रेज हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था। ईस्ट इंडिया कंपनी की उन दिनों भारत में आर्थिक कष्टों के कारण डगमग स्थिति हो रही थी। अंग्रेज कर्मचारियों के लट खसोट और अत्याचारों से सारे भारत में क्षोभ का वातावरण उठ खड़ा हुआ था। कंपनी के नौकर अब भारत में खुली डकैती पर उतर आए थे। प्लासी के युद्ध को है अब 58 वर्ष बीत चुके थे और इस बीच में भारत को लूटकर 15 अरब रुपया इंग्लैंड में पहुंच चुका था, जिसके बल पर लंकाशायर और मैनचेस्टर के भाप के इंजनों से चलने वाले नए कारखाने धड़ाधड़ उन्नत हो रहे थे। इस लूट का अर्थ यह था कि 58 बरस तक निरंतर 25 करोड़ रुपया सालाना कंपनी के नौकर भारतवर्ष से लूटकर इंग्लैंड भेजते रहे थे। निश्चय ही इस भयानक लूट के मुकाबले महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के हमले बच्चों के खेल थे। अब अंग्रेज केवल भारत में व्यापारी ही न रह गए थे, वे अपने साम्राज्य के सपने भी साकार कर रहे थे। और अब उनकी मुख्य अभिलाषा यह थी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका आदि देशों में अंग्रेज बस्तियां कायम हो चुकी थीं, वैसी ही भारत में भी हो जाएं। परंतु उनका दृष्टिकोण यह था कि भारत के गर्म मैदानों की अपेक्षा हिमालय की घाटियों में ही ये अंग्रेजी उपनिवेश स्थापित किए जाएं, जहां अंग्रेजों की अपनी नैतिक और शारीरिक शक्तियां ज्यों की त्यों कायम रह सकें। हिमालय की रमणीय घाटियों के प्रति उनका मोह बहुत था और वे देहरादून, कुमायूं, गढ़वाल के इलाकों पर अपने दांत गड़ाए हुए थे। परंतु उन दिनों ये सब जिले नेपाल के स्वाधीन साम्राज्य के अंतर्गत थे। अंग्रेज इससे कुछ पूर्व ही लाहौर के महाराज रणजीत सिंह को भड़काकर नेपाल से लड़ा चुके थे, पर वीर नेपालियों ने आक्रांताओं के अच्छी तरह दांत खट्टे किए थे। अब यह स्पष्ट था कि भारत के इस मनोरम अंचल में अंग्रेज यदि अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें खुल्लम खुल्ला नेपाल से लोहा लेना होगा। इस समय सारण और गोरखपुर के जिलों में नेपाल की सरहदें मिलती थीं और वहां पर कुछ भूमि कंपनी और नेपाल की विवादग्रस्त थी, जिसके संबंध में कभी कभी छोटे छोटे उपद्रव होते ही रहते थे। ऐसे ही एक विवाद का बहाना उठाकर अंग्रेजों ने नेपाल सरकार से युद्ध की घोषणा कर दी। नेपालियों की वीर जाति ने अब तक न तो पराजय का कभी सामना किया था, न पराधीनता का। यद्यपि उसकी शक्तियां सीमित थीं, परंतु उसने अंग्रेजों से लोहा लेने में तनिक भी हिचक न दिखाई। अब परिसीम लूट खसोट के बावजूद इस समय भारत में कंपनी की आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक थी कि उन दिनों कंपनी की हुंडियां बाजार में 12% बड़े पर बिकती थीं। परंतु अंग्रेज ऐसे अवसरों के लिए अनेक हथकंडे हाथ में रखते थे। उन्होंने अवध के नवाब गाजिउद्दीन हैदर की गर्दन दबोचकर 2.5 करोड़ रुपया कर्ज ले लिया और नेपाल से युद्ध की विस्तृत योजना बनाकर युद्ध छेड़ दिया। इस समय नेपाल का राज्य कंपनी के राज्य से बहुत छोटा था। दोनों राज्यों के बीच पंजाब में सतलज से लेकर बिहार में कोसी नदी तक लगभग 600 मील लंबी सरहद थी। अंग्रेजों ने इस सरहद पर 5 मोर्चे बांधे और 5 स्थानों से नेपाल पर आक्रमण करने का प्रबंध कर लिया। एक मोर्चा लुधियाना में कर्नल एक्टरलोनी के अधीन था, दूसरा मेजर जनरल जिलेप्सी के अधीन मेरठ में था, तीसरा मेजर जनरल वुड के अधीन बनारस और गोरखपुर में था, चौथा मुर्शिदाबाद और पांचवा कोसी नदी के उस पार पूर्णिया की सरहद और सिक्किम राज्य के सिर पर था।
इन सब मोर्चों पर अंग्रेज सरकार की 30,000 सेना मय उत्तम तोपखाने के जमा की गई थी, जिसका सामना करने के लिए नेपाल दरबार मुश्किल से 12,000 सेना जुटा सका था। उसके पास न काफी धन था, न उत्तम हथियार, और कूटनीति में तो वे अंग्रेजों के मुकाबले बिल्कुल ही कोरे थे। मेजर जनरल जिलेप्सी ने सबसे पहले नेपाल सीमा का उल्लंघन कर देहरादून क्षेत्र में प्रवेश किया। नाहन और देहरादून दोनों उस समय नेपाल राज्य के अधीन थे। नाहन का राजा अमर सिंह थापा था, जो नेपाल दरबार का प्रसिद्ध सेनापति था। अमर सिंह ने अपने भतीजे बलभद्र सिंह को केवल 600 गोरखा देकर जिलेप्सी के अवरोध को भेजा। बलभद्र सिंह ने बड़ी फुर्ती से देहरादून से 3.5 मील दूर नाला पानी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक छोटा सा अस्थायी किला खड़ा किया। यह किला बड़े बड़े अनगढ़ कुदरती पत्थरों और जंगली लकड़ियों की सहायता से रातों रात खड़ा किया गया था। हकीकत में किला क्या था? एक अधूरी अनगढ़ चहार दीवारी थी, परंतु बलभद्र ने उसे किले का रूप दिया। उस पर मजबूत फाटक चढ़ाया और उस पर नेपाली झंडा फहराकर उसका नाम कलंगा दुर्ग रख दिया। अभी बलभद्र के वीर गोरखा इन अनगढ़ पत्थरों के ढोंकों को एक पर एक रख ही रहे थे कि जिप्लेसी देहरादून पर आ धमका। उसने इस अद्भुत किले की बात सुनी और हंसकर कर्नल मावी की अधीनता में अपनी सेना को किले पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। चिप्लेसी की सेना में 1,000 गोरी पलटन और 2,500 देसी पैदल सेना थी, परंतु बलभद्र के इस किले में इस समय केवल 300 जवान और इतनी ही स्त्रियां और बच्चे थे। उसने उन सभी को मोर्चे पर तैनात कर दिया। मावी ने देहरादून पहुंचकर उस अधकचरे दुर्ग को घेर लिया और अपना तोपखाना उसके सामने जमा दिया। फिर उसने रात को बलभद्र के पास दूत के द्वारा संदेश भेजा कि किले को अंग्रेजों के हवाले कर दो। बलभद्र सिंह ने दूत के सामने ही पत्र को फाड़कर फेंक दिया और उसी दूत की जबानी कहला भेजा कि अंग्रेजों के स्वागत के लिए यहाँ नेपाली गोरखों की खुखरियां तैयार हैं। संदेश पाकर मावी ने रातों रात अपनी सेना नाला पानी की तलहटी में फैला दी और किले के चारों ओर से तोपों की मार आरंभ कर दी। इसके जवाब में किले के भीतर से गोलियों की बौछारें आने लगीं। तोपों के गोलों का जवाब बंदूक की गोलियों से देना कोई वास्तविक लड़ाई न थी और अंग्रेज उन पर हंस रहे थे, परंतु शीघ्र ही उन्हें पता लग गया कि नेपालियों के जौहर साधारण नहीं है। रात दिन 7 दिन तक गोलाबारी चलती रही, परंतु कलंगा दुर्ग अजेय खड़ा रहा। जनरल जिलेप्सी इस समय सहारनपुर में पड़ाव डाले उत्कंठा से देहरादून की घाटियों की ओर ताक रहा था। जब उसे अंग्रेजी सेना के प्रयत्नों की विफलता के समाचार मिले, वह गुस्से से लाल हो गया और अपनी सुरक्षित सैन्य को ले नाला पानी जा धमका। सारी स्थिति को देखने, समझने और आवश्यक व्यवस्था करने में उसे 3 दिन लग गए। उसने सेना के 4 भाग किए। एक ओर की पलटन कर्नल कारपेंटर की अधीनता में आगे बढ़ी, दूसरी कप्तान फास्ट की कमान में, तीसरी मेजर कैली की और चौथी कप्तान कैंपवेल की कमान में। इस प्रकार अंग्रेजों ने एकबारगी ही चारों ओर से दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। कलंगा दुर्ग पर धड़ाधड़ गोले बरस रहे थे और दुर्ग के भीतर से बंदूकें तोपों का दनादन जवाब दे रही थीं। अंग्रेजी सेना का जो योद्धा दुर्ग की दीवार या द्वार के निकट पहुंचने की हिमाकत करता था, वहीं ढेर हो जाता था, वापस लौटता न था। इस समय नेपाली स्त्रियां भी अपने बच्चों को पीठ पर बांधकर बंदूकें दाग रही थीं। अनेक बार अंग्रेजी सेना ने दुर्ग की दीवार तक पहुंचने का प्रयत्न किया, पर हर बार उन्हें निराश होना पड़ा। अनगिनत अंग्रेज सिपाहियों और अफसरों को गोरखा गोलियों का शिकार होकर वहीं ढेर होना पड़ा। बार बार की हार और विफलता से चिढ़कर जनरल जिप्लेसी स्वयं 3 कंपनियां गोरे सिपाहियों की साथ लेकर दुर्ग के फाटक की ओर बढ़ा, परंतु दुर्ग के ऊपर से जो गोलियों और पत्थरों की बौछारें पड़ी तो गोरी पलटन भाग खड़ी हुई। गुस्से और खींच में भरा जिलेप्सी अपनी नंगी तलवार हवा में घुमाता हुआ दुर्ग के फाटक तक बढ़ता चला गया। जब वह फाटक से केवल 30 गज के अंतर पर था कि एक गोली उसकी छाती को पार कर गई और वह वहीं मरकर ढेर हो गया। गोरखों के पास केवल एक ही छोटी सी तोप थी, वह उन्होंने फाटक पर चढ़ा रखी थी। उसकी आग के मारे शत्रु आगे बढ़ने का साहस न कर सकते थे। इसके अतिरिक्त तीखे तीर भी गोरखा बरसा रहे थे।
जनरल जिलेप्सी की मृत्यु से अंग्रेजी सेना में भय की लहर दौड़ गई, परंतु मावी ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हाथ में लेकर सेना को पीछे लौटने का आदेश दिया। अंग्रेजी सेना बेंत से पीटे हुए कुत्ते की भांति कैंपों में लौट आई। मावी अब किले पर आक्रमण का साहस न कर सकता था। वह घेरा डालकर पड़ा रहा। किले वालों को सांस लेने का अवसर मिला। मावी ने दिल्ली सेंटर को मदद भेजने को लिखा और वहां से भारी तोपखाना और गोरी पलटन देहरादून आ पहुंची। इसके बाद नए साजबाज से किले का मुहासरा किया गया। अब रात दिन किले पर गोले बरस रहे थे। गोलों के साथ दीवारों में लगे अनगढ़ पत्थर भी टूट टूट कर करारी मार करते थे। एक एक करके किले के आदमी कम होते जाते थे। गोली बारूद की भी कमी होती जाती थी, परंतु बलभद्र सिंह की मूंछें नीचे झुकती नहीं थीं। उसका उत्साह और तेज वैसा ही बना हुआ था। इसी प्रकार दिन और सप्ताह बीतते चले गए। अकस्मात ही किले में पानी का अकाल पड़ गया। पानी वहां नीचे की पहाड़ियों के कुछ झरनों से जाता था और अब ये करने अंग्रेजी सेना के कब्जे में थे। उन्होंने नाले बंद करके किले में पानी जाना एकदम बंद कर दिया था। धीरे धीरे प्यासी स्त्रियों और बच्चों की चीत्कारें घायलों की चीत्कारों से मिलकर करुणा का स्रोत बहाने लगीं। दीवारें अब बिल्कुल भग्न हो चुकी थीं। उनकी मरम्मत करना संभव न था। तोप के गोले निरंतर अपना काम कर रहे थे। उन तोपों की भीषण गर्जना के साथ ही जख्मियों की चीखें, पानी की एक बूंद के लिए स्त्रियों और बच्चों का कातर क्रंदन दिल को हिला रहा था। ये सारी तड़पने, चीत्कारें और गर्जन तर्जन सब कुछ मिलकर उस छोटे से अनोखे दुर्ग में एक रौद्र रस का समा उपस्थित कर रहा था और उसकी छलनी हुई भग्न दीवारों के चारों ओर अंग्रेजी तोपें आग और मृत्यु का लेन देन कर रही थीं। एकाएक ही दुर्ग की बंदूकें स्तब्ध हो गईं, कमानें भी बंद हो गईं। अंग्रेजों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। इसी समय दुर्ग का फाटक खुला। अंग्रेज सेनापति सोच रहा था कि बलभद्र सिंह आत्मसमर्पण करना चाहता है। उसने तत्काल तोपों को बंद करने का आदेश दे दिया। सारी अंग्रेजी सेना स्तब्ध खड़ी उस भग्न दुर्ग के मुक्त द्वार की ओर उत्सुकता से देखने लगी। बलभद्र ही सबसे पहले निकला। कंधे पर बंदूक, हाथ में नंगी तलवार, कमर में खुखरी, सिर पर फौलादी चक्र, गले में लाल गुलबंद और उसके पीछे कुछ घायल कुछ बेघायल योद्धा बंदूकें कंधों पर और नंगी तलवारें हाथों में लिए हुए। उनके पीछे स्त्रियां जिनकी पीठ पर बच्चे कसकर बंधे हुए और हाथों में नंगी खुखरियां। कुल 70 प्राणी थे, सब प्यास से बेताब। बलभद्र का शरीर सीधा, चेहरा हंसता हुआ, मूंछें नोकदार, ऊपर को छड़ी हैं। सिपाही की नपी तुली चाल चलता हुआ वह अंग्रेजी सेना में ढंसा चला गया। उसके पीछे उसके 70 साथी स्त्री पुरुष। किसी का साहस उन्हें रोकने का न हुआ। बलभद्र सिंह अंग्रेजी सेना के बीच से रास्ता काटता हुआ साथियों सहित नाला पानी के झरनों पर जा पहुंचा। सबने जी भरकर झरने का स्वच्छ ठंडा और ताज़ा पानी पिया। फिर उसने अंग्रेजी जनरल की ओर मुंह मोड़ा। उसी तरह बंदूक उसके कंधे पर थी और हाथ में नंगी तलवार। उसने चिल्लाकर कहा, कलंगा दुर्ग अजेय है, अब मैं स्वेच्छा से उसे छोड़ता हूँ। और वह देखते ही देखते अपने साथियों सहित पहाड़ियों में गुम हो गया। अंग्रेज जनरल और सेना स्तब्ध खड़ी देखती रह गई। जब अंग्रेज दुर्ग में पहुंचे तो वहां मर्दों, औरतों और बच्चों की लाशों के सिवा कुछ न था। ये उन वीरों के अवशेष थे जिन्होंने एक डिवीजन सेना को 1 महीने से भी अधिक रोके रखा था और वहां के संग्राम में जनरल जिलेप्सी को मिलाकर अंग्रेजों के 31 अफसर और 718 सिपाही काम आए थे। अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर उसे जमींदोज कर दिया। इस काम में उन्हें केवल कुछ घंटे लगे। इस समय उस स्थान पर साल वृक्षों का घना जंगल है और रीचपाना नदी के किनारे एक छोटा सा स्मारक बना हुआ है जिस पर खुदा है हमारे वीर शत्रु बलभद्र सिंह और उसके वीर गोरखों की स्मृति में सम्मानोपहार ईसुल